भारत और रूस के बीच संबंध बेहतर होते चले जा रहे हैं और भारत ने बार बार ये वैश्विक मंच पे बता दिया है कि रूस उसका ऑल वेदर फ्रेंड है, यानी कि टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। जब कोई भी भारत के साथ ऐसी परिस्थितियों में, जो कि विषम परिस्थितियाँ थी, जैसे कि पोखरण की टेस्टिंग हुई थी, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रही थी, तब जब कोई भी देश भारत के साथ नहीं खड़ा था तो रूस खड़ा था। ऐसे में समझ में आता है कि भारत और रूस के संबंध अगर इतने अच्छे हैं तो रेलोस एक बहुत इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट थी, जिसकी वजह से भारत को आर्कटिक में अपनी बल प्रदर्शन, अपने व्यापार और अन्य चीज़ों के लिए भी एक रूट मिल जाता। उसके लिए तो सिग्नेचर होना ही चाहिए था, है कि नहीं? बट ऐसा हुआ नहीं। रेलोस एक ऐसी अग्रीमेंट है जो कि दो कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाता है बहुत सारे अदर फैक्टर्स में, चाहे वो सैन्य परीक्षण हो या प्रशिक्षण हो, चाहे वो व्यापार हो या फिर कोई अदर लॉजिस्टिकल ट्रांसफ़र हो। भारत ने यूएसए के साथ ऐसी एक अग्रीमेंट 2016 में ही साइन कर ली थी। अगर इस बार हम रूस के साथ ऐसा कर लेते तो आर्कटिक क्षेत्र, जो कि बहुत ही जल्दी एक ट्रेडिंग रूट बनने वाला है क्योंकि वहाँ की बर्फ़ ज़्यादातर पिघल ही रही है, यहाँ पे भारत को अपना एक इन्फ्लुएंस बनाने में आसानी हो जाती। बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। चलो इसको देख लेते हैं कि रेलोस क्या है। देखो, पहली बात तो आप ये समझ लो कि जो आर्कटिक का क्षेत्र है, आर्कटिक का रीजन जहाँ पे नॉर्थ पोल भी पड़ता है, ये ऐसा रीजन है जहाँ पे माना जा रहा है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट स्टडीज़ कि पूरे विश्व में जिस प्रकार से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं या पूरे विश्व में जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, आर्कटिक के क्षेत्र में यही 4 गुना ज़्यादा है। यानी कि अगर कहीं पे 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो अन्य जगहों पे, मतलब आर्कटिक में अन्य जगहों की तुलना में 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी ग्लेशियर्स हैं या जो भी ऐसे रीजन्स हैं जो जमे हुए हैं वो बहुत जल्दी खुल जाएंगे और बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ से इजीली ट्रेड कर सकती हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं रशिया का एशियन और यूरेशियन रीजन, यूरोप में फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, साथ ही साथ कनाडा, यूएसए का अलास्का क्षेत्र, ये एक दूसरे से सामान्य रूप से ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि अब यहाँ पे बर्फ़ पिघलने वाली है और जितनी जल्दी पिघलेगी उतनी जल्दी ये रूट्स ओपन होंगे। यहाँ पे मिलिट्री एक्सकर्शंस, एक्सरसाइजेज सब कुछ होंगी। अगर हम रेलोस रशिया से रूस के साथ साइन कर लेते तो इंडिया को भी बहुत ही इजी एक्सेस मिल जाता आर्कटिक के क्षेत्र में। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। चलो, रूस और भारत के बीच लंबे समय से रक्षा संबंध होने के बावजूद भारत ने 2016 में अमेरिका के साथ इसी तरह का एक समझौता किया था, रेलोस। अब हस्ताक्षर होने के बाद रेलोस 5 साल के लिए वैध होता है और स्वचालित रूप से नवीनीकृत हो जाता है जब तक कि कोई भी देश इसे समाप्त करने का अपने आप निर्णय ना ले। रेलोस का सबसे बड़ा लाभ भारतीय नौसेना को होता अगर ये हस्ताक्षरित हो जाती, जो आर्कटिक में रूसी सैन्य सुविधाओं तक पहुँच वो पा सकता था इंडियन नेवी, बट ऐसा हो नहीं पाया। अपनी अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से पर कृषि पर निर्भर होने के कारण भारत आर्कटिक के आसपास जलवायु परिवर्तन, बढ़ते समुद्री स्तर और मॉनसून पैटर्न से प्रभावित होगा। साथ ही साथ आर्कटिक में समुद्र का स्तर प्रति दशक 13% की दर से घट रहा है। इसके अलावा आर्कटिक की बर्फ पिघलने के बाद नए शिपिंग मार्ग खुलेंगे और वैश्विक समुद्री व्यापार मानचित्र फिर से तैयार होगा। भारत मॉस्को के साथ अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर विकसित करना चाहता है और इसे आर्कटिक से जोड़ना चाहता है। इसे ट्रांस आर्कटिक शिपिंग मार्ग बनाया जा सके और शिपिंग लागत को कम किया जा सके। इसके मद्देनज़र भारत रेलोस साइन करना चाहता था। तो रेलोस के बारे में अगर बात करें, ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है, ठीक है। और रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट भारत और रूस के मध्य एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था होती जो दोनों देशों के बीच में सैन्य सहयोग बढ़ाती। अब हमको पता है कि ये वर्ल्ड वॉलेटाइल बनता चला जा रहा है। वॉलेटाइल यानी कि आज जो हमारा दोस्त है ज़रूरी नहीं कि कल वो हमारा दोस्त रहे। भारत चीन के साथ वैसे ही LAC में मुठभेड़ में जुटा हुआ है। साथ ही साथ साउथ चाइना सी के बारे में भारत ने देख ही लिया है कि इस क्षेत्र को फ्री और ओपन रखना कितना ज़रूरी है। अगर चीन यहाँ पे अपनी यू कैन से अग्रेसिवनेस दिखाता है तो यहाँ पे भारत को थोड़ा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ शायद करना पड़ सकता है। अगर वो ट्रेड रूट किसी भी प्रकार से भारत
कि भारत में इंडियन ओशन और प्रशांत महासागर के बीच में ट्रेडिंग होने से रुकता, तो कम से कम हमारे पास आर्कटिक का एक्सेस रहता। यह समझौता अभ्यास, प्रशिक्षण, बंदरगाहों पर यात्रा तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत प्रयासों के लिए सैन्य आदान प्रदान सरल बनाता। यह आवश्यक आपूर्ति यानी कि ईंधन, राशन, स्पेयर पार्ट्स की पुनः पूर्ति की सुविधा भी प्रदान करता, जिससे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निरंतर निर्बाध सैन्य उपस्थिति संभव होती। यह सैन्य दल युद्धपोतों और विमानों के लिए बर्थिंग यानी पे घाट पे लगाने की सुविधा भी प्रदान करता। और हमको पता है भारत जो है वो रूस पे डिपेंडेंट है ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए। और इन टोटलिटी अगर आप देखोगे अभी हाल ही में हमारे डेटा ने ये बताया है कि कम से कम 85% अप्रॉक्सीमेटली भारत क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, यानी कि क्रूड ऑयल हम दूसरी कंट्री से ले रहे हैं। या युद्धकालीन और शीतकालीन दोनों मिशनों के दौरान क्रियान्वित होता। साथ ही साथ इससे मेज़बान देश के मौजूदा रसद नेटवर्क का बेहतर उपयोग संभव होगा और साथ ही संकटमय स्थितियों पर त्वरित प्रतिक्रिया करने की भी क्षमता बढ़ेगी। इससे दोनों देशों के सैन्य अभियानों को रणनीतिक लाभ भी मिलता और कुल मिशन व्यय भी कम होता, पर हम इसको हस्ताक्षरित नहीं कर पाए। भारत ने पहले भी कई देशों के साथ सैन्य रसद समझौतों पर यहाँ पे साइनिंग की है, जैसे कि यूएसए के साथ रसद विनिमय समझौता ज्ञापन लेमुआ, भारत जापान अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौता आक्सा, भारत ऑस्ट्रेलिया पारस्परिक रसद सहायता समझौता MLCA। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों क्वाड के पार्ट हैं। क्वाड क्या है? क्वाड एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, अनौपचारिक गुट है ये। और ये बना क्यों है? ये चाहता है कि इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है, भारत और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, वो फ्री एंड ओपन रहे, यानी कि यहाँ पे किसी एक कंट्री का दबदबा ना बने। यहाँ एक कंट्री जिसका नाम नहीं साफ साफ लिया गया है, पर मैं आपको बताने के लिए लूँगी, वो है चीन। अब चाइना क्या करता है, वो 9 डैश लाइन की मदद से पूरा का पूरा साउथ चाइना सी, 90% साउथ चाइना सी अपना दिखाता है। 9 डैश लाइन में वो ऐसे क्षेत्रों को भी ले लेता है जो फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रूने, इंडोनेशिया के पार्ट से, ताइवान के पार्ट से। पर चाइना कहता है पूरा का पूरा 90% साउथ चाइना सी उसी का है। दिक्कत यह है कि अगर चाइना बोलेगा कि 90% साउथ चाइना सी उसी का है, तो 55% जो इंडो पैसिफिक में ट्रेड होता है वो साउथ चाइना सी के थ्रू ही होके जाता है। तो अगर यहाँ पे चीन ने अपने नौसेना को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, तो कल के दिन वो हमें हैरेस भी कर सकता है, वो इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट्स को ब्लॉक भी कर सकता है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ मलाका को अगर उसने चोक कर दिया तो ट्रेडिंग सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है। इस वजह से यहाँ पे भारत ने इतनी सारी क्वाड कंट्रीज़ के साथ मिलके एक एक गुट भी बनाया। क्वाड नाम नहीं लिया गया, इसके कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, क्वाड का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई चार्टर नहीं है। इस वजह से इनफॉर्मल ग्रुपिंग माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अनौपचारिक माना जाता है। आर्कटिक क्षेत्र में भारत की रुचि बढ़ रही है और वह निकट भविष्य में विशेष रूप से रूसी तेल, गैस और अन्य दुर्लभ खनिजों का अन्वेषण में निवेश करने के लिए बहुत इच्छुक है। यह संभावना है कि भविष्य में ये निवेश और भी बढ़ेंगे। इसलिए आर्कटिक में भारत के निवेश की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार के रणनीतिक सुरक्षा समर्थन की आवश्यकता नहीं है। रेलोस जैसे समझौते से भारतीय नौसेना को आर्कटिक में अधिक परिचालन पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को रसद और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान होती। इसके अलावा क्षेत्र में किसी भी प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में रेलोस भारतीय और रूसी नौसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में भी सक्षम होता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रशिया आर्कटिक रीजन से बहुत एक लंबी सीमा साझा करता है। लाप्तेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी, कारा सी, बैरेंट सी, नॉर्वेजियन सी, ये सारे आर्कटिक रीजन्स के पार्ट हैं। और रशिया जानता है कि कल के दिन अगर इधर से किसी भी देश को गुजरना है तो रूस से उसको कहीं ना कहीं समन्वय बनाना पड़ेगा। अब भारत के साथ रूस के क्या संबंध हैं? बहुत ही अच्छे संबंध हैं। 1947 से ही अच्छे संबंध रहे हैं। इसमें रूस से ने भारी मशीन निर्माण, खनन, ऊर्जा उत्पादन और इस्पात संयंत्रों के क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से भारत को काफ़ी आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद की है। इसके अलावा बाद में भारत और सोवियत संघ ने अगस्त 1971 में
शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के साझा लक्ष्यों को अभिव्यक्ति करता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा को मजबूत करने की रूपरेखा भी थी। भारत पाक युद्ध 1971, जो कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से जाना जाता है, उसमें सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान और यहाँ पे अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान का साथ दिया था। सोवियत यूनियन भारत के साथ खड़ा था। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस ने जनवरी 1993 में एक नई मैत्री और सहयोग संधि और 1994 में एक द्विपक्षीय सैन्य तकनीकी सहयोग पर समझौता किया। फिर अक्टूबर 2000 में जब भारत रूस सामरिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, हमारे रिलेशनशिप और अच्छे हुए। भारत रूस संबंधों ने लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के साथ गुणात्मक रूप से चरित्र हासिल किया है। क्या क्या, जब देखो अगर बात करें कहाँ कहाँ किया है, तो पहली बात तो राजनीतिक संबंध देख लो। भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 2 प्रभाग हैं, व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग तथा सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग। 2021 में पहली 2+2 वार्ता 2+2 डायलॉग मैकेनिज्म, जो कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों कंट्रीज़ के बैठ के वार्ता करते हैं और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हल करते हैं। तो भारत सिर्फ रूस के साथ नहीं करता, ये यूएसए के साथ हमने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था 2018 में। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हुआ था, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हुआ था, ये याद रखना है। इसी के साथ साउथ कोरिया के साथ भी हमारा ऐसा ही एक मैकेनिज़्म है, जापान के साथ भी हमारा ऐसा ही एक मैकेनिज़्म है, और इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा ऐसा ही एक मैकेनिज़्म है, और रशिया तो है ही। तो इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ मिलकर 2+2 डायलॉग मैकेनिज़्म खोला है। दोनों देश बहुपक्षीय बैठक में भी संपर्क करते हैं, यानी कि एक तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अभी विस्तार हुआ है। 10वां मेंबर कौन बना है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, 10वां मेंबर बेलारूस बना है, ठीक है। इसके अलावा ब्रिक्स है, ब्रिक्स में भी हम समन्वय रखते हैं, G20 में हम समन्वय रखते हैं। इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भले ही भारत एक परमानेंट मेंबर नहीं है, पर इसमें रशिया की मदद से भारत अपने वेटो पावर को अपनाता है। वेटो पावर क्या होता है, जब मान लो कोई रेजोल्यूशन पास होना होता है और उसको वहीं पे दबाना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें से चीन, फ्रांस, यूएसए, यूके, रशिया, 5 कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान चाइना के थ्रू वेटो करवा सकता है अपने बायलैटरल रिलेशंस को एक्सप्लोर करके, और इंडिया रशिया के थ्रू करा सकते। कितने सारे बार तो वेटो रशिया ने इंडिया के अगेंस्ट कोई भी अगर रेजोल्यूशन आया है उसमें लगाया है। भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में फार्मास्यूटिकल, कार्बनिक रसायन, विद्युत मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, लोहा और इस्पात आदि शामिल हैं। रूस से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में तेल है, पेट्रोलियम है, उर्वरक है, खनिज संसाधन, बहुमूल्य पत्थर भी शामिल है। रक्षा के क्षेत्र में भारत का रूस के साथ दीर्घकालीन एवं व्यापक सहयोग है तथा सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में समझौते द्वारा निर्दिष्ट है। 2021 से 31 के बीच में समझौता हुआ है। भारत रूस 2+2 डायलॉग मैकेनिज्म के उद्घाटन बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, जो 2021 में दिल्ली में आयोजित की गई थी। द्विपक्षीय परियोजनाओं में S-400 की आपूर्ति, T-90 टैंक और Su-30 MKI का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, MiG-29 और कामोव हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति, भारत में AK-230, 203 रफाइल, ये सारी ब्रह्मोस मिसाइल, ये सारी चीज़ें हमारे सैन्य संबंधों को दर्शाती है। साथ ही साथ भारत की स्वतंत्रता के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की स्थापना के लिए तत्कालीन सोवियत संघ ने सहायता दी। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी में भी इन्होंने बहुत हेल्प की। भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, नैनो प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग। अब किसी अन्य देश रूस के साथ स्थापित भारत का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में कुंदनकुलम के नाम से है, पर कुछ चुनौतियां हैं। सबसे पहली बात, रूस से भारत का आयात $61.44 बिलियन है। मुख्य रूप से रूसी तेल शामिल है और पेट्रोलियम उत्पाद एवं उर्वरक शामिल हैं। साथ ही साथ अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया था, क्योंकि वेस्ट यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएसए
अब डायरेक्टली रशिया से तेल नहीं खरीद सकती क्योंकि सैंक्शंस लगाया है, और साथ ही साथ दिखाना चाहते हैं हम इस देश के साथ व्यापार नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी है। एट द सेम टाइम इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है, उसको रिफाइन कर रहा है और फिर उसके बाद बाकी कंट्रीज़ को बेच रहा है। इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई लाइन बनी हुई है, साथ ही साथ ग्लोबल ऑयल क्राइसिस होने से भी बच गई। नई दिल्ली ने रूसी आक्रमण की स्पष्ट रूप से निंदा कभी नहीं की। इवन अगर आप देखेंगे G20 में जो स्टेटमेंट आया था, एक 20 कंट्रीज़ का, 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन का मिल बांट के एक स्टेटमेंट आया था कि यहाँ पे यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उसको रोका जाए, पर उसमें रूस का नाम नहीं लिया गया था। क्यों? क्योंकि भारत की प्रेसिडेंसी थी, तो भारत ने सबके साथ वार्ता करके ये किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के विरुद्ध कई प्रस्तावों पर मतदान से परहेज किया। रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत को अपने पश्चिमी सहयोगियों के साथ नाजुक कूटनीति स्थिति में डाल दिया था। यह बात भारतीय प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के ठीक पहले भारत के पश्चिमी देशों के बीच हुई बैठकों की श्रृंखला में स्पष्ट था। ऐसी धारणा है कि भारत स्वयं को एक तटस्थ देश के रूप में स्थापित कर रहा है, जहां पे भारत अपनी खुद की पॉलिसीज फॉलो कर रहा है, न कि किसी और की। चलो एक मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत रूस के मध्य चर्चित रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट क्या है? भारत के संदर्भ में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रूस के सहयोग से स्थापित भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में कुंडाकुलम परमाणु संयंत्र है। भारत पाक युद्ध के बाद रूस ने भारत का समर्थन किया था। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सो ज़रूर इसका आंसर दें। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।